नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग फसल विज्ञान कृषि अर्थशास्त्र में योजनाओं की क्लासेस कंप्लीट करने के बाद हम सभी लोग फसल विज्ञान के अंतर्गत फसलों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। अच्छा, उम्मीद है आप लोगों ने सिलेबस तो कवर ही कर लिया होगा। तो इसमें कुछ ज़रूरी बिंदु इसके अंतर्गत हम सभी लोग पढ़ेंगे, जैसे फसलों का वर्गीकरण ये पढ़ लेंगे क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। फिर इसके बाद हम सभी लोग फसल एवं सब्जी का संरक्षण एवं प्रोसेसिंग का टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक आज समाप्त हो जाएगा हमारा। इसकी एक अंतिम क्लास बची हुई है, इसी में ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। फिर हम कुछ ज़रूरी क्लासेस की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो खैर बात करते हैं, आइए देखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसका पहले थोड़ा रिवीजन करते हैं, फिर आगे हम सभी लोग बढ़ेंगे, या लास्ट में उसको एक बार फिर से मैं आपको ज़रूरी जो टॉपिक है वो दोहरा दूंगा, रिवीजन कर दूंगा। तो पहले जो बचा हुआ चीज़ है उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके अंतर्गत भी जो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होंगी उन सब पर हम सभी लोग बात कर लेंगे। तो हम लोगों ने कल दोस्तों जो हमारा लेक्चर था अंतिम साढ़ अथवा टर्फ फसलों पर समाप्त हुआ था। तो इसके अंतर्गत का क्या हमने बात की थी, पहले थोड़ा उसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताया गया था कि घास लगी हुई भूमि की ऊपरी परत, ये फसलें घास कुल से संबंधित होती हैं। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। सात अथवा टर्फ फसलें जो होती हैं किस फैमिली से संबंधित होती हैं, तो घास कुल से संबंधित होती हैं, तथा भूमि को चटाई की तरह अपने आच्छादन से ढक लेती हैं। ये जो मान लीजिए हमारा फार्म है, जो फील्ड है, हमारा खेत है, इसको ये चटाई की भांति दोस्तों ढक लेती हैं, ठीक है। इनका जो ढकने का, कवर करने का जो एरिया है काफ़ी घना रहता है, तो ये चटाई की भांति इसको ढक लेती हैं। और इनकी जड़ें भूमि की ऊपरी सतह में ही होती हैं। हालांकि ये घास कुल से संबंधित होती हैं, तो इनकी जड़ें काफ़ी बहुत ज़्यादा गहराई में न जा करके ऊपरी सतह में ही स्थित रहती हैं। इनको नॉन एरेबल एरिया इनको आकर्षित क्षेत्रों में भूमि में कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी मिट्टी है उसके इरोजन से बचाने के लिए उगाया जाता है आमतौर पर। इसके कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से, दूब घास, मार्बल घास, ये सभी कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इसके इन जो भी हम फसलों की, जिन फसलों की वर्गीकरण हम कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके एग्जाम्पल्स भी याद रखिए, और कुछ एक आधी ऐसी फसलें हैं जिनकी परिभाषा से सीधे तौर पर पूछा जाता है, तो परिभाषाएँ भी याद रखिए। तो इसके साठ अथवा टर्फ फसलें आमतौर पर घास कुल से संबंधित होती हैं। और इसके कुछ उदाहरण की बात करें, दूब घास, मार्बल घास, ये सभी कुछ इसके उदाहरण हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सॉइल इरोजन से बचाने का। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बिंदु क्या था, क्लीनिंग फसलें किसे कहा जाता है। क्लीनिंग फसलें क्या हैं, तो वह फसलें जिनके लिए इस प्रकार की शस्य क्रियाएँ अर्थात एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस आवश्यक होती हैं जिसमें खेत खरपतवार एवं ठूठ रहित हो सके। इस प्रकार की क्लीनिंग फसलों के अंतर्गत ऐसी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस किए जाने अनिवार्य होती हैं जिससे जो खरपतवार खेत के होते हैं, ठूठ होते हैं, इन सबको हटाया जा सके, उससे रहित किया, हमारा जो फील्ड है इन सबसे रहित हो सके, खरपतवार एवं ठूठों से। इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें, आलू, इसे इसको एक आप क्रमवार याद रखिए, ये कभी कि रैंडम अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। जैसे हल्दी हो गया, क्रमवार अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, हल्दी अदरक या अदरक हल्दी, ऐसे याद रखिए, हल्दी अदरक, आलू, कोलेकेसिया, मूंगफली, ये एग्जाम्पल है इसके उदाहरण दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी फसलें जिनके लिए ऐसी इस प्रकार की एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस आवश्यक होती हैं जिन्हें जिससे क्या हो, खेत खरपतवार एवं ठूठ रहित हो सके। अगर कुछ उदाहरण की बात करें, आलू, मूंगफली, अदरक, हल्दी, कोलेकेसिया, ये सभी क्या हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। इन सबको आपको याद रखना है, ये काफ़ी पूछे जाने वाले उदाहरण हैं। अगला हमारा बिंदु है फाउलिंग फसलें। फाउलिंग फसलें किसे कहा जाता है, वह फसलें जिनके लिए इस प्रकार की शस्य क्रियाएँ आवश्यक होती हैं जो खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा देती हैं। गौर करने वाली बात क्या है, यहाँ पर बात की जा रही है खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा दिया जाना। तो आपसे पूछा जा सकता है किस प्रकार की फसलों के अंतर्गत खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है। आपको कुछ भी उदाहरण दे दिए जाए कि निर्वाहक फसलें, पैराउटेरा फसलें, फाउलिंग फसलें, दाई फसलें, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फाउलिंग फसलें। फाउलिंग फसलों में क्या किया जाता है, खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि इनका अंतरण अधिक होता है तथा फसल की वृद्धि की शुरू की अवस्था में आच्छादन भूमि के ऊपर कम होता है। फसल की कह रहा है कि फसल की जो ग्रोथ की जो शुरुआती स्टेज होती है उसमें जो कवरेज होता है आमतौर पर कम होता है। जैसे कि कपास हो गई, डायरेक्ट सीडेड राइस हो गई, मक्का, ये सभी क्या है, फाउलिंग क्रॉप्स के उदाहरण है। अच्छा, इसके पूर्व हमने क्या पढ़ा, अभी साठ अथवा टर्फ फसलें पढ़ा, नहीं इसके पहले हमने क्लीनिंग फसल पढ़ा। क्या पढ़ा, क्लीनिंग फसलें पढ़ा। तो इसमें क्या कहा जा रहा है
इसमें कहा जा रहा है कि वे फसलें जिनके लिए इस प्रकार की शस्य क्रियाएँ एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस आवश्यक होती हैं जिससे खेत खरपतवार एवं ठूंठ से रहित हो सके। यहाँ पर बात हो रही है रहित होने की। कहने का तात्पर्य है कि इसमें बात की जा रही है खेत से खरपतवारों को या जो भी उसके अवशेष है उसको हटाने की बात की जा रही है। किसमें? क्लीनिंग क्रॉप्स में। तो इसको याद रखना है बिना कन्फ्यूजन के, कैसे क्लीन करना। क्लीन का तात्पर्य क्या? हटाना, तो उससे रहित करना, ठीक है। जबकि फाउलिंग क्रॉप्स में क्या कहा जा रहा है? इसमें खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा दिया जाने की बात की जा रही है। तो अगर आपसे किसी प्रकार की तुलना से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप कर लेंगे, ठीक है। तो कन्फ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर शब्द जो क्लीन दिया है, क्लीन का तात्पर्य होता है साफ़ करना, साफ सफाई करना, और फाउलिंग क्रॉप्स के अंतर्गत खरपतवारों की वृद्धि को लेकर के बात की जा रही है। खैर इसके एग्जाम्पल याद रखिए, कपास, डायरेक्ट सीडेड राइस, मक्का, ये सभी क्या है? फाउलिंग क्रॉप्स हैं। और कपास जैसे का पा के बाद क्या आता है? फा, तो फाव से क्या हो जाएगा आपका? फाउलिंग क्रॉप्स हो जाएगा। और ऊपरी धान, इसमें भी पा, ऊपर भूम धान, पा के बाद क्या आता है? फा। और मक्का, थोड़ा आपको चीज़ें याद भी रखनी होंगी। अगली हमारी क्रॉप कौन सी? वेयर क्रॉप्स किसे कहा जाता है? तो अगर हम वेयर फसलों की बात करें, वह फसलें जिनको कुछ समय के लिए गोदामों या शीतगृह में भविष्य में बेचने के लिए रखना पड़ता है। जब हम सभी लोग क्या करते हैं? आलू की खेती करते हैं या किसी अन्य फसलें ऐसी हैं जिनको कोल्ड स्टोरेज वगैरह में लगाया जाता है ताकि उनको क्या किया जाए, जब चीज़ों की कमी हो मार्केट में तो उसको उपलब्ध कराया जा सके बफर स्टॉक के रूप में। तो वही कहा जा रहा है कि वेयर क्रॉप्स किसे कहा जाता है? जिन्हें आमतौर पर क्या किया जाए? गोदाम या शीतगृह में भविष्य के लिए संरक्षित किया जाए। तो वैसे भी क्या होंगी? आपकी वेयर क्रॉप्स कहलाएंगी। इसमें आमतौर पर फल व जड़ें होती हैं। इसमें आमतौर पर क्या होती हैं? फल व जड़ें होती हैं। एक उदाहरण के तौर पर आलू को व्यापक स्तर पर दोस्तों स्टोरेज वगैरह में संरक्षित किया जाता है। भंडारण जो भी है, भंडारण गृह या फिर गोदाम वगैरह में आलू को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में संरक्षित किया जाता है। गाजर है, ये सभी क्या है? आपके वेयर क्रॉप्स के कुछ उदाहरण हैं। अगला हमारा बिंदु है ट्रक क्रॉप्स। ट्रक क्रॉप्स में क्या होता है? अच्छा, शब्द से ही थोड़ा ये इस प्रकार की फसलों को कॉन्सेप्ट बेस के आधार पर पढ़िए। ट्रक फसलें, ट्रक का तात्पर्य क्या है? वह फसलें जिन्हें ताज़े रूप में बाजार में भेजा जाता है। ऐसी फसलें जिन्हें ताज़े रूप में क्या किया जाता है? बाजार में भेजा जाता है। जैसे कि भिंडी हो गया आपका, बैंगन, बरसीम, मूली, पालक। तो ट्रक का शाब्दिक अर्थ क्या है? ट्रक का शाब्दिक अर्थ है, मान लीजिए आपकी ए जहाँ पर आप लोग उत्पादन करते हैं, बी आपकी मार्केट। तो ट्रक क्या करता है? एक स्थान से चीज़ों को दूसरे स्थान पर ले जाता है, उसमें आपकी क्या करता है? मदद करता है। तो इसी से आप याद रखिए, वह फसलें जिन्हें ताज़े रूप में बाजार में क्या किया जाता है? भेजा जाता है। वो सभी फसलें जो होती हैं आपकी क्या कहलाती हैं? वो सभी फसलें ट्रक फसलें कहलाती हैं, ट्रक क्रॉप कहलाती हैं। इसके कुछ उदाहरण जैसे भिंडी के आप ताज़ी बाज़ार में बेचेंगे। अगर आप मार्केट जाते हैं तो भिंडी को क्या ताज़ा खरीदेंगे, धनिया क्या करेंगे? ताज़ी खरीदने का कोशिश करेंगे। पालक, मूली, बरसीम क्या है? इसको आप 2-4 से 10 दिन तक रख तो नहीं सकते ना, सीधे तौर पर ही जानवरों को खिलाएंगे। तो वही कहा जा रहा है कि भिंडी, बैंगन, पालक, मूली, बरसीम ट्रक फसलों के उदाहरण हैं। आप शाब्दिक तौर पर बस ये याद रखिए कि बाज़ारों में भेजा जाता है, अर्थात तो ताज़ी चीज़ें होती हैं वो सभी इसमें शामिल होती हैं। कोल फसलें क्या? थोड़ी सेहत ठीक नहीं है तो मैं सुविधा के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, और आपको थोड़ा आवाज़ अजीब लग रही हो। खैर क्या कर सकते हैं, मैंने कोशिश की थी कि हेल्थ थोड़ा ठीक हो जाए तब वीडियो बनाना चालू करूँ, लेकिन 2-3 दिन से खैर थोड़ा सुधार है स्वास्थ्य में। तो बात करते हैं अपने लेक्चर की ओर, अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। कोल फसलें, वह फसलें जिनके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। कोल फसलों के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। आपको कीवर्ड याद रखने, कोल फसलों के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, तथा पाले को भी सहन कर सकती हैं। जो पाला होता है उसको भी सहन कर सकती हैं। ये क्रोसीफेरी कुल से संबंधित होती हैं, जैसे कि फूल गोभी, पात गोभी आदि। वह फसलें जिनके लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती तथा पाले को भी सहन कर सकती हैं, आमतौर पर कोल फसलें कहलाती हैं। अब इसको मैं आपको समझने का तरीका बताता हूँ, कैसे याद करना है आपको। कोल फसलें यहाँ पर दिया गया है, तो इसकी शुरुआत का से हो रही। किस वर्ड से हो रही? का से हो रही। और का से ही आपका क्या हो रहा है? क्रूसीफेरी शब्द शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? क्रूसीफेरी शब्द शुरू हो रहा है। तो क्रूसीफेरी शब्द किससे संबंधित है? कोल फसलों से संबंधित है। तो कोल फसलें क्या कहा जा रहा है? इसके लिए आमतौर पर ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, और जब ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है तो जब
ठंड का मौसम चल रहा होता है तो पाले की भी सिचुएशन पैदा होती, तो ये आमतौर पर पाले को भी सहन कर सकती हैं। क्रूसीफेरी कुल से संबंधित हैं। जैसे कि अगर हम कुछ इसके उदाहरण की बात करें, क्रूसीफेरी या क्रूसीफेरी फैमिली को ब्रेसिकेसी भी कहा जाता है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फूल गोभी हो गई आपकी, पत्ता गोभी, मूली, सरसों, रेपसीड, ये सब इसमें आती हैं। तो ये सभी कोल क्रॉप से संबंधित हैं। तो आमतौर पर अगर आपको फैमिली याद है तो आप उदाहरण उसके ऑटोमेटिक आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन, क्योंकि आप लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बिंदु क्या है? साइलेज क्रॉप्स। साइलेज क्रॉप्स किसे कहा जाता है? अगला हमारी फसल कौन सी है? फसल का प्रकार साइलेज फसलें किन्हें कहा जाता है? वह फसलें जिनको हरी अवस्था में काटकर साइलोपिट, क्या यहाँ पर शब्द है? साइलोपिट में दबा कर रख देते हैं तथा प्राकृतिक किण्वन की क्रिया में उनमें क्या बनता है? अम्ल बनता है। साइलेज फसलें आमतौर पर हरी अवस्था में उनको काटा जाता है, फिर उन्हें साइलोपिट में दबा करके रखा जाता है और प्राकृतिक किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप उसमें क्या होते हैं? अम्ल बनते हैं, जो चारे को क्या करते हैं? खराब होने की स्थिति से बचाते हैं और उन्हें चारे को स्वादिष्ट भी बनाने का कार्य करते हैं। या पशुओं को उस समय चारे के रूप में खिलाया जाता है जब इनकी कमी होती है। कब खिलाया जाता है? जब इनकी कमी होती है आमतौर पर। जैसे कि मक्का, लोबिया, ज्वार, बाजरा, बरसीम, ये सभी क्या हैं? साइलेज फसलों के कुछ उदाहरण हैं। तो इसमें आपको शब्द कौन कौन सा याद रखना है? साइलोपिट याद रखना है और अम्ल याद रखना है। क्या बनते हैं इसमें? अम्ल बनते हैं। और कुछ इसके उदाहरण, जो बरसीम हो गया, ज्वार, बाजरा, लोबिया, मक्का, ये सभी क्या हैं? इसके साइलेज फसलों के कुछ उदाहरण हैं। अगला हमारा बिंदु है साइलिंग फसलें। तो जो हमारा पूर्व की फसल साइलेज फसल है और साइलिंग फसल में थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे। वह फसलें जिनकी हरी व ताज़ी, ये भूरी नहीं है, हरी व ताज़ी अवस्था में पशुओं को खिलाने के लिए उगाया जाता है। यहाँ पर बात की जा रही, जो अभी हमने पूर्व में पढ़ा साइलेज फसल के बारे में जब बात की, तो उसमें हरी अवस्था में उसको काटा जाता है, फिर साइलोपिट में उसे दबा करके रख दिया जाता है, फिर उसमें प्राकृतिक किण्वन की प्रक्रिया होती है, कुछ अम्ल बनते हैं जो उसे स्वादिष्ट बनाते हैं और उसको सड़ने गलने से स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ उन्हें क्या करते हैं? स्वादिष्ट बनाने के साथ साथ उन्हें चारों को खराब होने से भी बचाते हैं। चारे को क्या करते हैं? खराब होने से भी बचाते हैं। तो और साइलिंग फसल में क्या होता है? इन्हें हरी व ताज़ी अवस्था में पशुओं को खिलाने के लिए उगाया जाता है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें हरी व ताज़ी अवस्था में ही काट करके जो फसल आपकी है पशुओं को सीधे तौर पर खिला दिया जाता है, जबकि साइलेज क्रॉप में पहले उसको संरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है? साइलोपिट के रूप में उसको दबा करके रखा जाता है। ये देख सकते हैं आप सभी लोग। यहाँ पर कौन सा बिंदु आपको ध्यान देने योग्य है? ये बातें आपको ध्यान देने योग्य हैं इसमें, साइलेज फसलें और साइलिंग फसलों में। खैर, इसके कुछ उदाहरण हैं, बरसीम, जई, लूरसन, नेपियर घास, इसमें भी साइलिंग फसलों के कुछ उदाहरण हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आमतौर पर जब चारे की कमी होती है या पशुओं को उस समय चारे के रूप में खिलाया जाता है जब इनकी कमी होती है। ठीक है, साइलेज फसलें। अगला हमारा बिंदु है ले क्रॉप्स किसे कहा जाता है? अगला हमारा बिंदु कौन सा है? ले क्रॉप्स किसे कहा जाता है? इसमें वह फसल या फसलों का समूह होता है जो पशुओं को खुला चराने या काटकर तुरंत चराने या काटकर भविष्य में चारे के लिए रखने के लिए उगाया जाता है। इसमें कौन कौन से बिंदु बात की जा रही है? यह वह फसल या फसलों का समूह होता है जो पशुओं को खुला चराने, कहने का तात्पर्य अगर आप किसी चरागाह पे ले गए, सीधे तौर पर उन्हें चरा रहे हैं, खुला चराने या काट कर तुरंत चराने, या किसी आप खेत से या फील्ड से फसल को काट करके ला रहे हैं और उसको खिला रहे हैं जानवर को, या काट कर भविष्य में चारे के लिए रखने के लिए उगाते हैं, भविष्य के लिए उसे संरक्षित करने के लिए आप उगाते हैं, तब की बात की जा रही है। इसमें लेग्यूम फसलों के साथ साथ इसमें आप ले क्रॉप्स अभी मैं बताऊंगा कैसे याद रखेंगे। लेग्यूम फसलों के साथ साथ घास व अन्य दूसरी फसलों को भी उगाते हैं। ले फसलें किन्हें कहा जाता है? शब्द क्या दिया गया है? ले फसल। अब ले फसल का साथ लेग्यूम क्रॉप्स, ले से क्या होता है? लेग्यूम क्रॉप्स भी शुरू होता है। लेग्यूम फसल, अब लेग्यूम फसल के कौन कौन अंतर्गत कौन कौन दलहनी फसलें आती हैं दोस्तों? तो जैसे, और दलहनी फसलों के साथ साथ कुछ घास कुल से भी संबंधित फसलें इसमें उगाई जाती हैं, जैसे कि मार्वल घास, पालक, दीनानाथ घास, लोबिया, बरसीम, सरसों, ये सभी इसमें ले क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। तो आप वर्ग भी याद रखें, मान लीजिए आपसे अगर वर्ग पूछ लिया गया तो आप आसानी से बता पाएंगे कि कौन से वर्ग की बात यहाँ पर की जा रही है। तो लेग्यूम फसलें ले क्रॉप से संबंधित है, इसके साथ साथ
कुछ घास कुल की भी फसलें उगाई जाती हैं, जैसे मार्बल घास, पालक, दीनानाथ घास, लोबिया घास, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। अगला हमारा बिंदु है, अगली हमारी फसल है पत्ती फसलें किन्हें कहा जाता है, लीफ क्रॉप किसे कहा जाता है। लीफ क्रॉप्स की अगर हम बात करें, आमतौर पर इसमें पत्तियों के उत्पादन के लिए उगाया जाता है, जैसे कि तंबाकू हो गया, आपका सीसल हो गया, बैसेला हो गया। तंबाकू, सीसल, बैसेला, ग्रीम्स, ये सभी क्या है, ये वन नहीं ग्रीम्स है, ये ग्रीम्स है दोस्तों। तो तंबाकू, सीसल, बैसेला, ग्रीम्स, ये सभी क्या है, लीफ क्रॉप्स के उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तंबाकू में क्या होता है, तंबाकू की दोस्तों पत्तियां हैं तो मेन तौर पर उनकी तंबाकू वगैरह बनाने के काम आती हैं। तो उनका कौन सा भाग उपयोगी होता है तंबाकू का, पत्तियां हैं तो उसकी उपयोगी होती हैं। सीसल, बैसल, ग्रीम्स वगैरह ये सभी क्या है, लीफ क्रॉप्स से संबंधित है। आइए अगला हमारा बिंदु क्या है, ईंधन फ्यूल क्रॉप्स क्या है। फ्यूल क्रॉप्स किसे कहा जाता है, ये वह फसलें जो आर्थिक उपज देने के साथ साथ जलने में भी उप उत्पाद के रूप में प्रदान करती हैं। जो फ्यूल क्रॉप्स होती हैं वो आर्थिक उपज तो प्रदान करती हैं, तो जब वो जलती हैं तो उसके बाद में भी उनका एक बाई प्रोडक्ट के रूप में हमें उप उत्पाद भी प्राप्त होता है जलने के बाद भी। जूट हो गया, गन्ना हो गया, जैसे गन्ना हो गया आपको पेराई करने के बाद जो भी वो पदार्थ बचता, खोई वगैरह बचती है गन्ने की, उसका अपना इस्तेमाल होता है। जूट, अरहर, कपास, गन्ना, सरसों, शीशम, और ये क्या है आपका ढैंचा है दोस्तों, बेचा नहीं ये ढैंचा है, आदि कुछ ईंधन फसलों के कुछ उदाहरण हैं। ऊर्जा फसलें किन्हें कहा जाता है, एनर्जी क्रॉप्स किसे कहा जाता है। एनर्जी क्रॉप्स की अगर हम बात करें, वह फसलें जिन्हें हम तरल ऊर्जा, लिक्विड एनर्जी, जैसे कि एथेनॉल, अल्कोहल प्राप्त करने के लिए उगाते हैं। क्या बात की जा रही है इसमें, एथेनॉल या अल्कोहल प्राप्त करने के लिए उगाते हैं, जैसे कि गन्ना, आलू, मक्का, टैपियोका इत्यादि। वह फसलें जिन्हें हम तरल ऊर्जा, लिक्विड एनर्जी जैसे एथेनॉल, अल्कोहल प्राप्त करने के लिए उगाते हैं। कुछ इसके उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गन्ना, आलू, मक्का, टैपियोका। इनसे क्या होता है, कभी कभी यह भी पूछा जाता है किन फसलों से एथेनॉल या अल्कोहल का उत्पादन होता है, तो इसके उदाहरण याद रखिए आप लोग, गन्ना, आलू, मक्का, टैपियोका, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अच्छा, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, जो ये फसलों का वर्गीकरण है, आपको 1 या 2 नंबर का इसमें से देखने को ज़रूर मिलेगा जब आपका एग्ज़ाम होगा। तो जब पेपर यहाँ पर हल कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा भी। खैर, अगली हमारी फसल है राइपेरियन फसलें किन्हें कहा जाता है। इन फसलों को सिंचाई व जल निकास की नालियों के साथ लगाया जाता है। जो राइपेरियन फसलें होती हैं आपकी, वो क्या होती हैं, जो सिंचाई व जल निकास की, जो आप लोग खेतों में नाली हमारे द्वारा बनाई जाती हैं, जो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा फील्ड है, ठीक है, तो अब इसको अगर हम समझने की बात करें, जैसे कि ये हमारी सिंचाई का मेन स्रोत है, सिंचाई का हमारा क्या है, ये मेन स्रोत है। सिंचाई के मेन स्रोत को अलग लेते हैं, ये हमारी यहाँ पर नहर है, ठीक है, ये हमारी यहाँ पर दोस्तों नहर है। अब इससे आप क्या करेंगे, इससे सिंचाई के लिए आप क्या कुछ ना कुछ तो उपयोग करेंगे ही। अब यहाँ पाइप वगैरह, जो इंजन वगैरह जब बांधते हैं तो जो पाइप वगैरह लगाते हैं उससे खेत में क्या करते हैं, नाली वगैरह बनाते हैं। पाइप का इस्तेमाल कम हो, इसलिए खेत में आप नाली बनाते हैं, तो खेत के बीच में आप ये नाली दे दिए निकास। अब इससे यहाँ पर खेत के अंदर कुछ, प्रत्येक खेत के चारों कोनों में पानी को पहुँचाने के लिए आप अलग अलग छोटी छोटी नालियाँ बनाते हैं। इस मेन जल निकास वाली जो आपकी नाली है, इससे आप अलग अलग बनाते हैं खेत के अलग अलग भागों में पानी पहुँचाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको काट दिया इधर आपने, इसकी मेड़ यहाँ पर काट दी, इधर पानी भर गया, इसकी इधर काट दी तो इधर पानी भर गया। ऐसे प्रकार खेत में पानी पहुँचाया जाता है। तो जो सिंचाई व जल निकास की नालियाँ होती, इन्हीं के साथ साथ इनको लगाया जाता है, ताकि क्या होता है, भूमि का क्षरण आमतौर पर कम हो सके। इन्हीं के साथ लगाया जाता है ताकि जब पानी का बहाव हो तो भूमि का क्षरण क्या हो दोस्तों, कम हो सके। जो सॉइल इरोजन होता है उससे बचा जा सके, या उसकी मात्रा सॉइल इरोजन अपेक्षाकृत कम से कम हो। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि सिंचाई व जल निकास की नालियों को साथ लगाया जाता है ताकि सॉइल इरोजन ना हो। जैसे कि ढैंचा हो गया आपका, और पैराग्रास हो गई आपकी, वाटर वीड हो गया, जैसे कालमिसाक, और पीपर वोट हो गया। ये सभी क्या हो गए दोस्तों, आपको राइपेरियन फसलों के कुछ उदाहरण हो गए। रेवेन्यू फसलें किन्हें कहा जाता है, अर्थात एवेन्यू क्रॉप्स क्या है, जब फसलों को खेतों के रास्तों पर या फिर फेंसेस के रूप में, बाड़ के रूप में उगाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं बाड़ क्या है, ये हमारी फील्ड है,
जैसे कि दोस्तों ये हमारी फील्ड है, ठीक है। अब हम, और इसके चारों ओर हमने क्या रखा है, इसके चारों ओर हमने रास्ता रखा हुआ है। या मान लीजिए इधर अगर आप, ये मेन आपका गांव में क्या कहते हैं, फील्ड को चक्रोड कहते हैं। ये आपका दोस्तों रास्ता है, ये हमारा फार्म हो गया आपका, ये फील्ड है, और ये आपका क्या है, गाँव जो खेत के चारों ओर दोस्तों चक्रोड अर्थात निकासी दी हुई है, ट्रैक्टर ट्राली या जो भी सामान है उसको ले जाने के लिए। तो एवेन्यू ग्राफ किसे कहते हैं, जो खेतों के रास्तों पर या फिर बाड़ के रूप में लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप जो पौधे लगाएंगे वो क्या करेंगे, बाड़ के रूप में इसको लगाया जाएगा, ताकि फसलों को भी आपके नुकसान ना पहुँचे। और आप ऐसे पौधों को लगाएंगे कि आपके खेत को क्या आसानी से हवा वगैरह समुचित रूप से व्यवस्था मिलती रहे, उचित जो भी फसल के लिए आवश्यक दशाएँ। तो वही कह रहा है कि एवेन्यू ग्राफ जब फसलों को खेतों के रास्तों पर लगाया जाता है, अगर आपने कोई बीच में चक्रोड वगैरह कुछ निकासी दी है तो इसमें भी लगाया जा सकता है, तब उन्हें क्या कहेंगे, एवेन्यू ग्राफ्स कहेंगे। जैसे अरहर हो गया, शीशम, ये सभी क्या है, कुछ एवेन्यू ग्राफ के आपके उदाहरण हैं। तो ये करीब 28 फसलें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिहाज से। इन फसलों का कौन सा वर्गीकरण है दोस्तों, तो इन फसलों का उपयोग के आधार पर वर्गीकरण है। बाकी हमने एक वर्षीय, द्विवर्षीय और अन्य आधारों पर भी हम सभी लोगों ने क्लासेस कर ली है। तो पूर्व के लेक्चर को आसानी से देखिए, और जब आपका एग्ज़ाम होगा तो इन सब की एक कंबाइंड क्लास भी आप लोगों को मिल जाएगी, ताकि आप आसानी से रिवीजन भी कर पाएँ फटाफट। अब फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण पढ़ते हैं, बॉटेनिकल और टैक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो यह वर्गीकरण बहुत ही विस्तृत है, लेकिन अधिकतर खेती योग्य फसलें निम्नलिखित कुल के अंतर्गत शामिल हैं आती हैं। तो पहला हमारा है घास परिवार। घास परिवार को हम सभी लोग ग्रैमिनी और ग्रास फैमिली और पोएसी के नाम से भी जानते हैं। कहीं कहीं पर आपको एग्जाम्पल दे करके पूछा जाएगा कि कौन सा ग्रैमिनी कुल से संबंधित है, या फिर कौन पोएसी कुल से संबंधित है, या फिर ग्रास फैमिली से संबंधित है। तो पहली बात तो यही आपको शब्द याद रखने, ग्रैमिनी अर्थात ग्रैमिनी और पोएसी या फिर ग्रास फैमिली। अब इसके कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें, गेहूँ, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जई, धान, गन्ना, कोंदो, सांवा, गिनी घास व नेपियर घास, ये सभी आपके ग्रैमिनी कुल से संबंधित हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्या होता है, जैसे कि प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक, मैं यहाँ पर प्रश्नों का पैटर्न भी थोड़ा एक बता दे रहा हूँ, मुझे लगता है बता देना चाहिए। कि पूछा गया, मान लीजिए आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी फसल ग्रैमिनी कुल से संबंधित है। अब आपको दे दिए गए कुछ उदाहरण, आपको कुछ उदाहरण कौन कौन से दे दिए गए। पहला आपका दे दिया गया गेहूं दे दिया गया, ठीक है। आपके अतिरिक्त विकल्प दे दिए गए अरहर दे दिया गया, सी आपका विकल्प कपास दे दिया गया, डी आपका विकल्प दे दिया गया नन ऑफ द एबव अर्थात कोई नहीं। तो आपका प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल ग्रैमिनी कुल से संबंधित है। तो इसके सही जवाब क्या हो जाएंगे दोस्तों, गेहूं देख रहे हैं आप, ग्रैमिनी कुल से संबंधित है। तो इसको आप याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं इससे संबंधित, इस रिलेटेड टॉपिक से संबंधित। तो इसको क्रमवार याद रखें। आमतौर पर जैसे फसल चक्र आपको धान गेहूं ये रटने की, मतलब आम भाषा में धान गेहूं का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर शब्द कुछ रैंडम लिखे गए, पर आप क्रमवार याद रखेंगे तो चीज़ों आपको आसानी से चीज़ें याद रहेंगी। जैसे कि धान गेहूँ हो गया, कैसे क्रमवार चीज़ें ऐसी याद रहेंगी। आमतौर पर जो नाम हम लोगों को लेने की आदत है, धान गेहूँ हो गया। और आसानी से कौन नाम ले सकते हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का, एक क्रम में, जिनका अपना कह सकते हैं कि राइमिंग बैठती है, ज्वार, बाजरा, मक्का। धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये हो गए सभी। मक्का के बाद का से कोंदो, सांवा, गिनी हो गया आपका। मक्का से का से जुड़ा हुआ कोंदो, सांवा, गिनी हो गया। कोंदो, सांवा, गिनी, ये सभी क्या होंगे, कुछ क्रमवार मैंने आपको बता दिया कैसे याद रखें। धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोंदो, सांवा, गिनी घास, नेपियर घास, ये सभी क्या हैं दोस्तों, घास कुल से या फिर ग्रैमिनी ग्रास फैमिली और पोएसी कुल से संबंधित है।
आगे बढ़ते हैं। हमारा जो लेग्यूमिनेसी और पी फैमिली है, इसके कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें, चना हो गया आपका, उड़द हो गया, मूंग, ग्वार, मसूर, सोयाबीन, बरसीम, सोयाबीन बा से बरसीम भी हो गया, तो एक ही स्कूल के संबंधित है। इनमें आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि सोयाबीन, बरसीम और लहसुन में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है या नहीं संबंधित है। तो पहली बात तो चना, उड़द, मूंग और ग्वार से क्या करेंगे, गा इसमें दिया गया है, लेग्यू इसमें गा दिया गया, तो ग्वार से आप थोड़ा जोड़ पाएंगे आप अपने को। और सोयाबीन, बरसीम, लहसुन ये सभी क्या है, मटर लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। मटर फैमिली परिवार तो नाम कम इस्तेमाल किया जाता है। इंग्लिश वर्जन में भी आपको, इंग्लिश वर्जन का हिंदी वर्जन भी लेग्यूमिनेसी फैमिली आपको देखने को मिलेगा। तो लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत चना हो गया, उड़द हो गया, मूंग, मसूर, सोयाबीन, बरसीम, लहसुन, मटर, अरहर, ग्वार ये सभी क्या है, मटर फैमिली के उदाहरण हैं। आलू फैमिली को क्या कहा जाता है, सोलेनेसी फैमिली कहा जाता है। इसका इंग्लिश वर्जन भी हिंदी में आपको सोलेनेसी कुल ही लिखा मिलेगा, तो इसके इंग्लिश वर्जन को आप याद रखें। आलू हो गया, आलू, तंबाकू, टमाटर, आलू, तंबाकू, टमाटर, मिर्च, बैंगन ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये सोलेनेसी कुल से संबंधित है। सोलेनेसी कुल के कुछ अलग अतिरिक्त उदाहरणों की अगर हम बात करें, धतूरा, अश्वगंधा, पेटुनिया, बेलाडोना ये सभी क्या है, सोलेनेसी परिवार से संबंधित है। तो कुछ एक दो और इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। जैसे कि अश्वगंधा हो गया आपका, अश्वगंधा, धतूरा ये सभी क्या है, ये आपके आलू सोलेनेसी परिवार से संबंधित है। बेलाडोना ये क्या है दोस्तों, ये आपके सोलेनेसी परिवार से संबंधित है। वहीं क्रूसीफेरी की अगर हम बात करें, इसे मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। सरसों, राई, लाही, तारामीरा, गोभी ये क्या है, क्रूसीफेरी को आमतौर पर ब्रेसिकेसी भी कहा जाता है, और इसमें सरसों वगैरह का बहुत कह सकते हैं कि प्रभुत्व है, तो मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी इसको जाना जाता है, सरसों परिवार के नाम से भी जाना जाता है। क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी और मस्टर्ड फैमिली ये आपकी क्या है, सरसों परिवार है। इसके अंतर्गत सरसों, रेपसीड, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, गोभी की यहाँ पर तात्पर्य क्या है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गोभी का तात्पर्य यहाँ से क्या है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली ये सभी किसमें आती हैं, क्रूसीफेरी और मस्टर्ड फैमिली के अंतर्गत आती हैं। वहीं अगर हम कपास परिवार, मालवेसी कपास परिवार को क्या कहा जाता है, मालवेसी फैमिली और कॉटन फैमिली के नाम से जाना जाता है, जिसमें कपास हो गई, पटसन हो गई, भिंडी हो गया, गुड़हल हो गया, ये सभी क्या है, मालवेसी कुल के अंतर्गत शामिल है। खासकर गुड़हल बहुत इंपॉर्टेंट है और कपास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कपास, पटसन, भिंडी, गुड़हल ये सभी क्या है, मालवेसी कुल से संबंधित है। जूट परिवार, जूट को हम पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है, टिलियेसी फैमिली से संबंधित है। किसकी बात यहाँ पर की जा रही है, टिलियेसी फैमिली से संबंधित है। तो टिलियेसी फैमिली से जूट हो गया आपका, लाइम ट्री हो गया, जूट हो गया और क्या हो गया, लाइम ट्री हो गया आपका, जूट, लाइम ट्री, फालसा ये सभी किससे संबंधित है, ये सभी जूट परिवार से संबंधित हैं। कंपोजिट परिवार से सूरजमुखी, कुसुम, रामतिल, सूरजमुखी हो गया बहुत इंपॉर्टेंट, कुसुम, रामतिल ये सभी क्या है, कंपोजिट परिवार के अंतर्गत शामिल है। कुसुम हो गया आपका, रामतिल, गेंदा हो गया, गुलदाउदी हो गया, गेंदा, गुलदाउदी, ये सभी कंपोजिट परिवार के अंतर्गत शामिल है। अलसी परिवार की अगर बात करें तो इसमें अलसी को लिनिएसी फैमिली भी कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। फ्लेक्स फैमिली भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत अलसी किस कुल से संबंधित है, तो लिनिएसी कुल से संबंधित है। आमतौर पर जो अलसी परिवार होता है, इसमें 5 प्रकार के पंखुड़ी वाले फूल पाए जाते हैं। अलसी परिवार से एक और अतिरिक्त एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है गोल्डन फ्लैक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आप इसको भी याद रखिए। गोल्डन फ्लैक्स ये क्या हो गया आपका, अलसी परिवार के अंतर्गत शामिल है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों
अच्छा, एक बार पूछा गया था कि किस फैमिली के जो फूल होते हैं जायंगोपारिक होते हैं, किस फूल के जो फूल होते हैं जायंगोपारिक होते हैं। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा प्रश्न। तो यह कंपोजिट फैमिली से संबंधित होते हैं। इसके जो फूल होते हैं दोस्तों, कंपोजिट परिवार के जो फूल होते हैं जायंगोपारिक होते हैं। इसको मैं नोट कर देता हूँ कहीं पर। इसके जो फूल होते हैं आमतौर पर कैसे होते हैं, जायंगोपारिक होते हैं। तो इसको याद रखिए, कंपोजिट परिवार के अंतर्गत सूरजमुखी, कुसुम, रामतिल, गेंदा, गुलदाउदी ये सभी शामिल होते हैं, जबकि इसका जो फूल होता है वह जायंगोपारिक होता है। ठीक है। अलसी परिवार की अगर हम बात करें, अलसी, गोल्डन फ्लैक्स ये सभी कुछ लिनियेसी फैमिली के उदाहरण हैं। चीनोपोडियेसी परिवार में, चीनोपोडियेसी के परिवार में दोस्तों क्या क्या शामिल है, तो चुकंदर, पालक हो गया, चुकंदर हो गया, ये सभी चीज़ें इसमें चीनोपोडियेसी कुल में शामिल है। किनुआ, बथुआ हो गया, नमकिया हो गया, ये सभी क्या है इसमें, पालक, चुकंदर, बथुआ, ये सभी चीनोपोडियेसी परिवार के अंतर्गत शामिल है। अरंडी परिवार की अगर हम बात करें, ये अरंडी परिवार, ये हिंदी वर्जन बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। यूफोरबिएसी याद रखिए, यूफोरबिएसी कुल के अंतर्गत अरंडी हो गया आपका, टैपियोका हो गया, इसके साथ साथ रबड़ हो गया, अरंडी, टैपियोका, रबर, क्रोटन हो गया आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेट्रोफा हो गया, जेट्रोफा हो गया दोस्तों, जेट्रोफा हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो अरंडी परिवार के अंतर्गत, अरंडी परिवार को हम सभी लोग यूफोरबिएसी के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत टैपियोका, रबड़, क्रोटन, जेट्रोफा ये सभी इस यूफोरबिएसी कुल से संबंधित हैं। गाजर परिवार में गाजर हो गया, जीरा, धनिया, सौंफ ये सभी क्या है, गाजर परिवार में संबंधित है, एम्बलीफेरी कुल से संबंधित है। कद्दू परिवार में खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, करेला, कद्दू, लौकी, टिंडा, तोरई ये सभी क्या है, कुकुरबिटेसी फैमिली से संबंधित है। वहीं प्याज परिवार में लिलियेसी फैमिली में प्याज हो गया आपका, प्याज, लहसुन, एलोवेरा, प्याज, लहसुन, एलोवेरा, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, एलोवेरा, लिली हो गया दोस्तों, प्याज, लहसुन, एलोवेरा, लिली, लिली हो गया, शतावरी, ये सभी लिलियेसी फैमिली में शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा बिंदु क्या है कि एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस के आधार पर फसलों के वर्गीकरण। यहाँ पर किसके आधार पर बात की जा रही है, कृषि महत्व के आधार पर बात की जा रही है। फसलों का वर्गीकरण बीज का आकार, फसल की जल मांग, मृदा उर्वरता आदि के आधार पर किसान के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। फसल की वाटर डिमांड के आधार की अगर हम बात करें, वाटर रिक्वायरमेंट के आधार पर फसलों के, तो कुछ अधिक पानी सहन करने वाली फसलें होती हैं। जैसे कि जब धान होता है, धान की अगर फसल आप लगाते हैं, उसकी रोपाई करते हैं, तो पहले खेत में पानी भरा जाता है, फिर उसमें उसकी रोपाई की जाती है। तो आमतौर पर जो धान की फसल है वो अधिक मात्रा में पानी को सहन कर सकती है। अधिक सिंचाई चाहने वाली फसलों की बात करें, गन्ना, आलू, सब्जी, बरसीम। आमतौर पर गन्ना जो है अधिक सिंचाई चाहती है दोस्तों। औसत सिंचाई सब चाहने वाली फसलें, उसमें हो गया आपका जौ, जई, मक्का, लोबिया, गेहूँ। ये क्या है, आमतौर पर इन्हें एवरेज इरिगेशन की आवश्यकता होती है। वहीं कम मात्रा में भी सिंचाई के आधार पर अगर अपना जीवन यापन, जो अपना जीवन चक्र को पूरा करने वाली फसलों की अगर हम बात करें, मटर, चना, बाजरा, कपास, अरहर ये सभी क्या है, औसत सिंचाई वाली फसलें हैं। बाकी सूखा सहनशील फसलें तो दोस्तों पता ही है आपको, ज्वार, बाजरा, ग्वार ये सभी क्या है, सूखा सहनशील करने वाली फसलें। जड़ों की गहराई की अगर हम बात करें, कुछ होती हैं उथली जड़ वाली फसलें, जबकि कुछ होती हैं मध्यम गहरी जड़ वाली फसलें। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। उथली जड़ वाली फसलें कौन सी हो गई, धान, आलू, तोरिया, प्याज आपकी क्या हो गई, उथली जड़ वाली फसलें हो गई। जबकि वहीं अगर हम मध्यम गहरी जड़ वाली फसलों की बात करें, तो गेहूँ, मूंगफली, अरंडी, गेहूँ हो गया आपका, मूंगफली हो गया दोस्तों, और अंडी हो गया, तंबाकू, जौ, चना, लोबिया, बरसीम ये सभी क्या हैं आपके मध्यम गहरी जड़ वाली फसलें। वहीं अगर गहरी जड़ वाली फसलों की अगर हम बात करें, जो डीप रूटेड क्रॉप्स हैं, मक्का, कपास, ज्वार, चुकंदर, इनकी जो जड़ें हैं काफ़ी गहराई में जाती हैं। अधिक गहराई वाली कौन सी, गन्ना हो गया, सूरजमुखी हो गया, कुसुम, लूरसन, अरहर, ये अधिक गहरी जड़ वाली फसलों के कुछ उदाहरण हैं। सॉइल इरोजन के आधार पर अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं,
तो मृदा कटाव को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है, मैं भी बताता हूँ, कुछ फसल को लेकर के पूछा गया। मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें कौन सी, जो कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी फसलों के उदाहरण हैं जो मृदा मिट्टी सॉइल इरोजन को रोकती हैं। तो आमतौर पर ऐसी क्रॉप्स जिनका आच्छादन जो होता है बहुत अधिक होता है, जिनका, ये हमारा जो फील्ड है, जिनका आच्छादन जितना घना होगा दोस्तों वो उतना ही अधिक सॉइल इरोजन के प्रति सहनशील होंगी। कहने का तात्पर्य है कि सॉइल इरोजन को कम से कम होगा जिस फसल का आच्छादन जितना ज़्यादा होगा। तो लोबिया हो गई, मूंग, गेहूं, जो ये सभी क्या है मृदा कटाव को रोकती हैं। यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, मिट्टी के कटाव को रोकने की बात की जा रही है। और जबकि मृदा कटाव बढ़ाने वाली फसलों की अगर हम बात करें तो ये इसी को लेकर के पूछा गया था, किसको लेकर के, मक्का को लेकर के, कौन सी एक मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसल है। तो इसका सही जवाब क्या था कि मक्का दोस्तों मिट्टी के कटाव को बढ़ाने वाली फसल का उदाहरण है, ना कि रोकने वाली फसल का उदाहरण। तो आपको ये याद रखने। अब मृदा कटाव को तो रोकने वाली फसलों को तो आप ऐसे ही याद रहेंगे आपको कि जिनका घना आच्छादन होगा। वहीं जो मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें, इनको याद रखना है, मक्का, सरसों, अरहर, अंडी, ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये सॉइल इरोजन को बढ़ाने वाले क्रॉप्स हैं। तो मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलों की अगर हम बात करें, मक्का, सरसों, अरहर, अंडी, ये सभी क्या है मृदा कटाव को दोस्तों बढ़ाती हैं। तो इसको आपको याद रखना है आमतौर पर। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण वर्गीकरण थे, इनको हम सभी लोगों ने पढ़ लिया। तो उम्मीद है चीज़ें आपको अच्छी से समझ में आई होंगी। अब इसके अंतर्गत भी कौन कौन सी फसलें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मैं उनको आप लोगों को बताए दे रहा हूँ। आपको वो सभी याद रखनी है आसानी, उस आप चाहे रट लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए या कैसे भी क्या करिए, उनको याद करिए। अच्छा, एक कुछ मैं आपको अतिरिक्त जानकारी भी दे रहा हूँ, जैसे कि एसिडिक भूमियों की फसलों की अगर हम बात करें, बकव्हीट हो गया, आपका राई हो गया, ये अम्लीय भूमियों की फसलें। रेतीली भूमियों में जैसे खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, या जहाँ पर बालू की मात्रा ज़्यादा होगी, सैंडी सॉइल्स में इनकी उत्पादकता ठीक ठाक होती है। जबकि वहीं जो ऊसर वाली जो फसलें हैं, धान, चुकंदर, कपास, जौ, मिर्च, बैंगन, ये सभी क्या हैं, वो सैलाइन भूमियों की फसलें हैं। लोमी सॉइल जो दोमट मृदा है, आमतौर पर सभी फसलों के लिए ठीक ठाक मानी जाती है, तो इनको भी याद रखें आप लोग। खैर, अब इसके अंतर्गत भी जो बहुत ही महत्वपूर्ण फसलें, मैं उनको आप लोगों को बता दे रहा हूँ एक बार। पहला तो हमारा यही हो गया, मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें हो गई। कौन सी हो गई, मृदा कटाव को रोकने वाली फसल। तो मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें जिनका आच्छादन ज़्यादा होगा। बढ़ाने वाली फसलों की बात करें, मक्का, सरसों, अरहर और अंडी, ये सभी क्या है मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें। जो बहुत इसमें जो भी हमने पढ़ा है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है उसको बात करेंगे। तो ये दोस्तों आप लोगों को ये तो याद ही रखने, ये सभी क्या रखने आपको याद रखने, क्योंकि ये पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर का आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब ये मैं परिवार के अंतर्गत क्या बताऊँ कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो खैर सभी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो पहला तो हमारा लिलिएसी फैमिली हो गई, प्याज, लहसुन, एलोवेरा, लिली, शतावरी, ये हो गया आपका टिलिएसी। इसको लेकर के पूछा गया है कि जूट किस फैमिली से संबंधित है, तो टिलिएसी फैमिली से संबंधित है। कंपोजिट को भी लेकर के प्रश्न आए हुए हैं, सूरजमुखी, कुसुम, रामतिल, गेंदा, गुलदाउदी, ये कंपोजिट फैमिली से संबंधित है। चुकंदर को लेकर के आया प्रश्न है तो चिनोपोडिएसी फैमिली से संबंधित है। और लेगुमिनेसी फैमिली से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए, इनको भी याद रखिए आप लोग। आलू परिवार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आलू, तंबाकू, टमाटर, मिर्च, बैंगन, अश्वगंधा, धतूरा, बेलाडोना, ये सभी क्या है सोलेनेसी फैमिली से संबंधित है। सरसों फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, सरसों, राई, लाई, तारा मीरा, गोभी। कपास परिवार मोस्ट इंपॉर्टेंट, मालवेसी फैमिली, कपास हो गया आपका, गुड़हल हो गया, गुड़हल को लेकर के प्रश्न आया है। और ग्रैमनी कुल से ये भी इंपॉर्टेंट है, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोंदो, सांवा, गिनी, नेपियर घास, ये सभी क्या हैं दोस्तों ग्रैमनी कुल से संबंधित हैं। रेवेन्यू क्रॉप्स किसे कहा जाता है, जो खेत के रास्तों पर उगाई जाती हैं या फिर बाढ़ के रूप में इन्हें उगाया जाता है। पत्ती की फसलें कौन सी होगी आपकी, तंबाकू, सीसल, बैसल, ग्रीम्स, ये सभी क्या हैं पत्ती फसलों के कुछ उदाहरण हैं। और ऊर्जा फसलें मोस्ट इंपॉर्टेंट, गन्ना, आलू, मक्का, टेपियोका, इनसे एथेनॉल, अल्कोहल भी प्राप्त की जाती है। इससे प्रश्न पूछा गया है। साइलेज क्रॉप्स किसे कहा जाता है, जो साइलो पिट के दबा कर रखा जाता है हरी अवस्था में और जब चारे की कमी होती है तब इनको उपलब्ध कराया जाता है। कौन सी, ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, बरसीम, ये सभी क्या साइलेज फसलें हैं।
कोल फसलें आमतौर पर ठंडी जलवायु, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है। कोल फसलें हो गई आपकी। और वेयर फसलें, को वेयर फसलों के उदाहरण याद रखिए, खासकर आलू बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रक फसलों में बाजार में इन्हें आमतौर पर पहुंचाया जाता है, ताजे रूप में ये उपलब्ध होती है, याद रखिए इंपॉर्टेंट है। फाउलिंग फसलों में क्या होता है, खरपतवारों की वृद्धि को बढ़ावा दिया जाता है, इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लीनिंग फसलें क्या होती हैं, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस आवश्यक होती है जिसमें रही, जिससे क्या होता है खेत पतवार जो हो खरपतवार रहित हो सके, ये इंपॉर्टेंट है। आलू, मूंगफली, हल्दी, अदरक, आलू, कोलेकेसिया, मूंगफली, ये सभी क्या है क्लीनिंग फसलों के कुछ उदाहरण हैं। साड़ अथवा टर्फ फसलें घास कुल से संबंधित हैं, ये बिंदु काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मल्च फसलें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भूमि की नमी को बचाए रखने के लिए उगाई जाती हैं, मल्च फसलें कहलाती हैं, जिनका आच्छादन जो होता है ठीक ठाक होता है। लोबिया, ये सभी लोबिया क्या है मल्च फसल का एक उदाहरण है। नर्स क्रॉप क्या होती हैं दोस्तों, इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मटर में राई क्रॉप, लोबिया में ज्वार। तो राई और ज्वार क्या है नर्स क्रॉप के उदाहरण है। ये क्या होते हैं अपने पास वाली जो फसल होती है उसको क्या कहते हैं सहायता पहुँचाते हैं। स्मूदर क्रॉप्स क्या होती है, स्मूदर क्रॉप्स ये होती है जो खरपतवारों की जो वृद्धि होती है उसको रोकने का कार्य करती है, जैसे जौ, सरसों, लोबिया, सोयाबीन, ये सभी स्मूदर क्रॉप्स के अंतर्गत शामिल हैं। शोषक फसलें क्या होती हैं, जो आमतौर पर भूमि को कमज़ोर करने का कार्य करती हैं, अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं, तिल, बाजरा, अलसी, बैंगन। मैं इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही बता रहा हूँ। पैराउटेरा क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, इसका क्या तात्पर्य है कि धान की जो खड़ी फसल होती है उसे पकने के बाद लेकिन कटाई से पूर्व जब भूमि की जो नमी होती है उसका उपयोग करने के लिए मसूर, बरसीम ये बो दिया जाए इनको, या कुछ अन्य प्रकार की फसलों को बोया जाए तो पैराउटेरा क्रॉप्स आएंगी कहलाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसको। नकदी फसलें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कैश क्रॉप्स का उदाहरण है, तो गन्ना, आलू, मक्का, तंबाकू, चाय, ये सभी क्या है नकदी फसलों के उदाहरण हैं। इसमें किसान क्या होता है अपने आर्थिक उपयोगों को पूरा करने के बाद बाजार में नकद बेचने का कार्य करता है। इंडिकेटर फसलें, हमने इस पर विस्तार पूर्वक बात की थी, इसको पूर्व का लेक्चर देख लीजिए आप लोग, उसमें कुछ अतिरिक्त फसलों पर हम लोगों ने बात की। कैश क्रॉप इंपॉर्टेंट है, कैश क्रॉप्स भी इंपॉर्टेंट है जिन्हें कम समय पर प्राकृतिक आपदाओं के चलते या किसी अन्य प्रतिकूल स्थिति के चलते उगाया जाता है। चीना, मूंग, लाही, सामा, ये सभी क्या है शीघ्र अंतर्वर्ती क्रॉप्स के उदाहरण है कुछ। ट्रैप क्रॉप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कपास की फसल से लाल कीट से बचाने के लिए क्या होता है भिंडी को उगाया जाता है, भिंडी एक कीट आकर्षक फसल कहलाती है। नेपियर घास दोस्तों मक्के के लिए ट्रैप फसल का कार्य करती है। कवर क्रॉप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरी खाद की फसलें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी पलट, पहले क्या होता है खेत में इनको उगाया जाता है, फिर कुछ समय के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से क्या होता है उसमें मिट्टी उसमें दबा दिया जाता है, जैसे खेत की उर्वरक शक्ति भी सुधरती है और खेत की संरचनात्मक चीज़ें भी उसमें सुधार होती हैं। सनई, लोबिया, मूंग, ग्वार, मक्का, ये सभी क्या हरी खाद फसलों के कुछ उदाहरण हैं। ये हमने उपयोग के आधार पर वर्गीकरण पर बात की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्यूबर क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल, फ्रूट क्रॉप्स, इनके सबके उदाहरण याद रखिए दोस्तों आप लोग। औषधि फसलों में नीम को लेकर के एक बार प्रश्न आया हुआ था, तो तुलसी का वैज्ञानिक नाम याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया हुआ था आपको। शर्करा क्रॉप्स के उदाहरण इंपॉर्टेंट है, गन्ना व चुकंदर इस वर्ग की फसलें हैं। तिलहनी फसलों में एक बार पूछा गया डीजल, जेट्रोफा को लेकर के अक्सर प्रश्न आए हुए हैं, इनको भी याद रखिए आप लोग और इसके उदाहरण तो याद ही रखिए। तारामीरा पूछा गया है कि तारामीरा किस फसल से संबंधित है, तो तिलहनी फसलों से संबंधित। ता से आपका तारामीरा, ता से तिलहनी फसल हो गई। डीजल, जेट्रोफा को लेकर के भी काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। काफ़ी प्रश्न का तात्पर्य है एग्रीकल्चर एग्जाम के साथ साथ अन्य फसलों में ही पूछे गए, जैसे टेट के लिए तो फेवरेट प्रश्न रहा है जेट्रोफा। यूपी के उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो टेट टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें जेट्रोफा दोस्तों प्री क्वेश्चन रहा। ये इंपॉर्टेंट है। टेस्टा व पेरिकार्प को आपस में मिलकर के एक आवरण का निर्माण करती हैं। और मैंने बताया था इसका शाब्दिक अर्थ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीरियल एक रोमन शब्द है जो रोम इटली की सीरियली का नाम है, दाना देने वाली देवी। इसमें घासों से अधिक स्टार्थी दाने उगाए जाते हैं और क्या है कि यह दाना एक बीज वाला, जिसे आमतौर पर क्राइप्स कहा जाता है, खाने के काम आता है। इसकी कुछ उदाहरण भी तो आप यहाँ पर याद, इसका शाब्दिक याद रखें, खासकर ये सीरियल एक रोमन शब्द का उदाहरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खरीफ की फसलें कौन कौन सी, इसके उदाहरण याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं।
मूंग ये क्या है, इनको कब काटा जाता है, कब बोया जाता है, और इसके उदाहरण चना, मटर, गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, रिजका, बरसीम, ये क्या है दोस्तों। और ख़ासकर इसमें मूंग व लोबिया ये किस में, जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। लोबिया किसके अंतर्गत आता है, जायद फसल के अंतर्गत आता है। ऋतुओं के आधार पर खरीफ, रबी, जायद, मैंने इसको आपको बताया हुआ है। तो खरीफ फसलों के कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन, ढैंचा, मूंगफली, जूट। रबी की गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, रिजका, बरसीम। जायद की खीरा, ककड़ी, तरबूज, मूंग, लोबिया, सभी क्या हैं ऋतुओं के आधार पर इसका वर्गीकरण। और एक वर्षीय जीवन चक्र के आधार पर अगर विभाजन की बात करें, एक वर्षीय, द्विवर्षीय, बहुवर्षीय, तो एक वर्षीय के कुछ उदाहरण याद रखिए, द्विवर्षीय के कुछ उदाहरण याद रखिए, और बहुवर्षीय फसलों के भी उदाहरण याद रखिए, उदाहरण पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी होंगी। इसको विस्तारपूर्वक पढ़िए, जब आपका एग्ज़ाम होगा तो इनकी कंबाइंड क्लास भी आप लोगों को मिलेगी, ताकि आप शीघ्र रूप से उसका रिवीजन कर पाएँ। तो खैर मिलते हैं सभी लोग अगले लेक्चर में दोस्तों, धन्यवाद।